नमस्कार साथियों अपने जो ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी जीके के अंदर, आज हम जीके के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अपने कल पवने हैं और वायुमंडल की बातें कर ली थी, इसके बाद में नेक्स्ट जो आज क्लासें हैं वो आज आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करो कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको रियल नहीं समझ में आते हो, तो उन क्वेश्चनों का जवाब मैं कमेंट के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। आज जो टॉपिक वही भौतिक भूगोल चल रहा है, अपने क्या चल रहा है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर आज हम विश्व का भौतिक भूगोल न पढ़कर आज हम पढ़ेंगे किसका? आज पढ़ेंगे हम भारत का भौतिक भूगोल। किसका पढ़ेंगे? भारत का भौतिक भूगोल। सर भारत के भौतिक भूगोल के अंदर आप कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे हम? तो आज हम भारत के भौतिक भूगोल में टॉपिक चर्चा करेंगे, वो करेंगे भारत की भौतिक स्थिति एवं विस्तार की। आज बात करेंगे भौतिक स्थिति एवं विस्तार, या फिर इसे कह सकते हैं क्या, भारत का भौतिक प्रदेश। क्या कह सकते हैं? भारत का भौतिक प्रदेश कह सकते हैं, या फिर भारत की क्या पढ़ेंगे? स्थिति या फिर विस्तार। वैसे तो विस्तार की चर्चा हम अक्षांशों के माध्यम से कर चुके हैं। ज्यादातर बातें आज चलेंगी वो भौतिक स्थिति चलेंगी या फिर भौतिक प्रदेश चलेंगे। विस्तार की बातें हमें 90% कर चुके हैं पहले की बातें। कुछ बातें जो बचेंगी वो इसके अंदर हम कर लेंगे। तो कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको हमेशा क्या है उसकी थोड़ी सामान्य या फिर कहते हैं जीरो की बातें बताता हूं, जहां से क्या हमें समझने के अंदर आसानी हो। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या बात ये करते हैं कि गुरुजी भौतिक क्या है। यहां पर भारत समझ रहा है भारत क्या, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ किस पे चल रही है? भौतिक पे चल रही है। तो भौतिक क्या है? भौतिक का अर्थ है कि पृथ्वी के भूभाग, पृथ्वी के भूभाग पर पर्वत, मैदान, पठार, वनस्पति, इन सभी को क्या भौतिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भौतिक कहा जाता है। कहने का अर्थ एक हुआ कि हम भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक भूगोल होती है, एक कौन सा होता है? मानव भूगोल। तो इसका मतलब ये हो गया, भौतिक का अर्थ हो गया कि पृथ्वी के भूभाग पर पर्वत, मैदान, पठार, वनस्पति, जलवायु, वर्षा, तापमान, ये सारे किसके नाते? भौतिक के नाते। तो गुरुजी यहां पर बात ये चल रही है, भौतिक स्थिति की बात चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में क्या कहा मैंने? भारत में भौतिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या लिखा? भारत में भौतिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए हम अलग अलग प्रदेशों में विभाजित करके, अलग अलग प्रदेशों में विभाजित करके करते हैं, उसे क्या भौतिक प्रदेश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भौतिक प्रदेश कहा जाता है। तो कहने का अर्थ क्या आया? क्या कि भौतिक किसे कहते हैं? भौतिक का अर्थ हो गया पृथ्वी के भूभाग पर पर्वत, मैदान, पठार, वनस्पति, इन सभी को क्या कहते हैं? भौतिक कहा जाता है।
इन्हीं पर्वत मैदान और पठारों को हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से अलग अलग भागों में बांट के इनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश। बात आती है इसके बाद में, क्या बात ये आती है कि भारत को, क्या कहा मैंने, भारत को कितने कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो देखो अलग अलग बुक्सें कुछ तो कहती है कि 6 भागों में बांटा गया है, कुछ कहती है 5 भागों में बांटा गया है, कुछ कहती है 4 भागों में बांटा गया है। गुरुजी हम कंफ्यूज हैं, किसकी बातें सही माने, 6 की बातें सही माने, 5 की बातें सही माने, या फिर 4 की बातें सही माने। तो भारत का जो भू स्तरीय विभाग है, इसके आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारतीय भू स्तरीय विभाग के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। लेकिन जो रीट वाले विद्यार्थी है, इन रीट वाले विद्यार्थियों के लिए जो बुक से लगी हुई है, जो सिलेबस है, वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो कितने 8वीं तक की बुक्स है उनके अंदर। 8वीं तक की बुक्सों के अंदर कुछ किताबें जो नई आई है उनके अंदर 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन प्राचीन जो बुकें हैं उसके अंदर कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया। तो रीट वाले विद्यार्थी किसका ध्यान दे, रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भारत कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, 5 भौतिक प्रदेशों में बटा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में, 4 ही भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश है, देखो इसकी बात भी हम करेंगे। दूसरी बात यह आती है, क्या गुरुजी, क्या कि भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में विभाजित करने वाले मुख्य कारक है। भारत को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, देखो आपको मैंने लगभग ऊपर बता दिए, लेकिन दोबारा एक बार बता देता हूं। क्या हम भारत को या फिर किसी भी भौतिक प्रदेश को डिवाइड करते हैं, उसके अलग अलग कारक होते हैं। अगर भारत की बात करें तो आता है पहला, क्या वो है, पर्वत। भारत के अंदर पर्वतों के आधार पर भी एक भौतिक प्रदेश बना है, पर्वत, या फिर इसके अंदर लिख सकते हो क्या, पठार। भारत के अलग अलग पठारों के आधार पर भी क्या बने, भौतिक प्रदेश बने। पठार की बाद में बात करूं तो आप कह सकते हो पहाड़ियों, क्या है, पहाड़ियों के आधार पर भारत के अंदर क्या है, अलग अलग भौतिक प्रदेश बनाएंगे। इसके बाद में बात करें 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर बात आ सकती है किसके आधार पर, हम कह सकते हैं मैदान। भारत को मैदानों के आधार पर भी क्या है, अलग अलग भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में बात करें तो बात आ सकती है किसके आधार पर, तापमान, तापमान या फिर जलवायु, जलवायु, जलवायु के आधार पर, या आगे देखो तो वनस्पति, इनके आधार पर भी क्या है गुरुजी, भारतीय भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अगली बात करें तो 4 नंबर पे बात आती है, वो आती है मानसून। भारत को मानसूनी वर्षा के आधार पर भी क्या है, अलग अलग भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। कहने का अर्थ एक ही बात आती है, या फिर एक और लिख सकते हो क्या, द्वीपीय प्रदेश, द्वीप या फिर द्वीपों के आधार पर, द्वीपों के आधार पर भी भारत को क्या अलग अलग भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। कहने का द्वीपों के आधार पर भी एक भौतिक प्रदेश बना है, मानसून के आधार पर बन रहा है, तापमान, जलवायु, वनस्पति के आधार पर भी, ये सारे के सारे क्या है, ये भारत को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाले क्या है, कारक। इसकी बात आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो
साथ साथ नोटबुक रखा करो, नोटबुक के अंदर क्या नोट्स बनाया करो। मैं आपको नोट्सों के आपको मतलब दोबारा कभी नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप कंटिन्यू क्लास के नोट्स बनाते चलोगे। न आपको कहीं नोट्सों के लिए भटकना पड़ेगा, 90% तो आपको किताबों के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिलेटिव ही सारी बातें करवाऊंगा। हाँ ठीक है, किताबों के अंदर तो अनेकों ज्ञान पड़ा है, बहुत पड़ा है, जिसका अभी तक हमने न तो अध्ययन किया है न साहित्य कर पाएंगे। तो अपने को क्या है, एक इंसान की तरह पढ़ाई करना है, न कि गधे की तरह। किताबों के अंदर तो बहुत है ऐसे जो क्वेश्चन आते ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे हम। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? हम वर्तमान के कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बात चलती है क्या, इसके बाद में बात आती है क्या गुरुजी, भारत के अंदर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर क्या गुरुजी कितने प्रतिशत पर्वत है? 32 लाख के अंदर से देखा जाए कितने प्रतिशत क्या पहाड़ियां हैं? इसके अंदर देखा जाए तो कितने प्रतिशत क्या गुरुजी पठार है? इसके बाद में देखा जाए तो कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है? मैदान है। भारत का जो कुल क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसके अंदर से देखा जाए तो कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पहाड़ियां हैं और कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है? मैदान है। इनके अंदर देखेंगे तो क्या गुरुजी हमें जो मिलता है सबसे पहले वो मिलता है कि 10 पॉइंट कितने प्रतिशत, 7% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। कितने? 7% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। उसके बाद में देखिए तो पहाड़ियों की चर्चा आती है। पहाड़ियों कितनी है? 18.6% भूभाग पर क्या है? भारत के कुल क्षेत्र में से 18.6% भूभाग पर क्या है? पहाड़ी है। और कितने? 27.7% भूभाग पर क्या है? पठार है। और उसके बाद में देखें तो कितने? 43% भूभाग पर क्या है? मैदान है। कहने का टोटल जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 100% भूभाग आ जाएगा। इसके अंदर से गुरुजी ये क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल की चर्चा रहती है। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात करते हैं कि भारत को कितने भूभागों प्रदेशों में बांटा गया है, उनके क्या क्या नाम है। तो देखो भारत को मुख्यतः मैंने कितने बताए? 4 भौतिक प्रदेश बताए। 4 भौतिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं। उससे पहले हमें क्या है, यहां पर एक छोटे से मैप की आवश्यकता पड़ेगी। वो मैप बनाते हैं। देखो यह बन गया भारत का मानचित्र। इस भारत के मानचित्र में हम देखेंगे तो यह दिशा कौन सी है? यह है उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ दिशा। यह होगी साउथ दिशा, यह होगी वेस्ट, यह होगी आपकी ईस्ट। इसके अंदर भारत में कितने भौतिक प्रदेश है और कौन कौन से भौतिक प्रदेश बनेंगे? तो देखो सबसे पहले भारत का भौतिक प्रदेश बनता है, उसका नाम है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा आता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो कहां से है? दूसरी बात करते हैं, बाद में बताऊंगा सारे के सारे। दूसरा आता है वो आता है मध्य का विशाल मैदान। कौन सा आता है? मध्य का विशाल मैदान। तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करता हूं तो आता है क्या? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथे की अगर बात करता हूं तो कौन सा आता है? चौथा आता है तटीय व द्वीपीय प्रदेश।
ये है भारत के क्या 4 भौतिक प्रदेश। इनकी हम चर्चा करते हैं कहां कहां कौन सा प्रदेश है। तो सबसे पहली बात आती है वो आती है उत्तर के अंदर, जिसका नाम क्या है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखोगे तो कहां से, इस स्थान से लेकर यहां, उसके बाद में चलता है ये वाला पूरा पूरा क्लास, ये पूरा का पूरा रहता है गुरुजी क्या, ये है भारत का क्या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या है ये पूरा का पूरा, ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यहां से ये पूरा का पूरा क्या रहता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखो यह है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। बीच में क्या आ गया, ये नेपाल आ गया, भूटान आ गया, इसको छोड़ो। आप अपने भारत की बात करते हैं तो यहां पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहने करते हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा क्या है आगे करेंगे, जब इनको अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अलग अलग विशेषता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब। ठीक है, दूसरी बात आती है वो आती है किसके ऊपर, दूसरी बात आती है मध्य का विशाल मैदान। मध्य के विशाल मैदान की अगर चर्चा करूं तो यह रहता है आपका मध्य का विशाल मैदान। देखो बस ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूं, रेड वाला मार्कर कहां गया, सॉरी ब्लैक वाला। इसको देखोगे तो कहां से, यहां से थोड़ा सा इस प्रकार से, ये थोड़ा सा नीचे और आ गया था। बस ये है आपका बीच वाला, इसे कहते हैं मध्य का विशाल मैदान। इसे क्या कहते हैं, मध्य का विशाल मैदान। क्या कहते हैं इसे, मध्य का विशाल मैदान। यहां से राजस्थान भी इसके अंदर ही आ जाता है। ये देखो दिख रहा ना आपको, ये जो बीच का मैदान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, इस मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है ये आपको पता न है, तो हम जैसे मैदानों के अंदर पढ़ेंगे तब इसकी सारी बातें क्या करेंगे डिटेल से करेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो ये बीच वाला कौन सा आ गया, मध्य का विशाल मैदान। इसके बाद की अगर चर्चा करते हैं तो इसके बाद में आता है वो कौन सा आता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की चर्चा करूं तो ये रहता है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद में पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं लाइनें मार देता हूं इसकी ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो ये जो पूरा पूरा बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है गुरुजी, ये है क्या है, ये है भारत का, ये देखो ये देखो ये क्या है, ये बीच वाला है, इसे कहोगे दक्षिणी भारत का पठारी प्रदेश कह सकते हो या फिर कह सकते हो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ से क्या हो, जल हो। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है कि ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ क्या हो, जल हो, उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप का अर्थ होता है कि ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। बात आती है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, ऐसा विशाल भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। बात आती है खाड़ी की कि सर खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी कहते हैं कि ऐसा स्थल भाग, अभी तो बात किस पे चल रही थी, जल भाग की, ऐसा स्थल भाग जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, सॉरी ऐसा जल भाग जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो। ऐसा कौन सा भाग, जल भाग, जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, स्थल। जैसे यहां पर ये जल भाग है, इस जल भाग को तीनों तरफ से किसने घेर रखा है, स्थल भाग ने घेर रखा है। इसका मतलब ये खाड़ी बन गई। ये भी जल भाग है बीच में, इसका मतलब इस तीनों तरफ से स्थल भाग ने घेर रखा है इस जल भाग को, ये क्या बन गया, खाड़ी बन गई। तो ये खाड़ी हो गई, प्रायद्वीप हो गया, द्वीप हो गया और महाद्वीप हो गया। तो कितने भौतिक प्रदेश बन गए, अपने पास 3 भौतिक प्रदेश बन गए। चौथे भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं, बात आती है तटीय प्रदेश। अच्छा आगे की लास्ट जो 4 नंबर बचता है वो कौन सा है, तटीय या फिर द्वीपीय प्रदेश। तटीय प्रदेश की बात करें तो ये जो बीच में लाल कलर जो लाइन दिखाई दे रही लास्ट में, तट का अर्थ हो गया जल या फिर कोई समुद्र नदी का किनारा है, उसे हम तट कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो दिखाई दे रहा है गुजरात के पास ये वाला इलाका, थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं, ये वाला इलाका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैं आपको ब्लैक मार्कर से
लाइनें खींच के दिखा रहा हूं। ये है, ये पूरा पूरा क्या है, तटीय प्रदेश। क्या है गुरुजी, तटीय प्रदेश। यहां पर देखोगे जो भारत के दक्षिण पूर्वी सीमा पर या फिर कह सकते हो भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर, ये पूरा पूरा क्या है, भारत का तट प्रदेश। लास्ट बची बात, वो बची द्वीपों के ऊपर। द्वीपों के अंदर देखोगे तो भारत के दक्षिण पश्चिम जो जल भाग है इसे कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं, अरब सागर। हिंद महासागर का ही जल भाग है अरब सागर। अरब सागर के अंदर यहां पर छोटे छोटे कुछ 43 एक द्वीप है। इन द्वीपों के समूह को कहा जाता है लक्ष्य द्वीप। क्या कहा जाता है, लक्ष्य द्वीप। इसके बाद में दक्षिण पूर्व भाग जो बंगाल की खाड़ी का जल है, इस बंगाल की खाड़ी जल भाग के अंदर यहां पर 572 एक द्वीप है। इन द्वीपों का एक समूह है जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको दिख रहा है इस मानचित्र के माध्यम से कि गुरुजी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। तो आपको दिखाई दे रहा है 4 बंगाल की अपने जो द्वीप है और तटीय प्रदेशों दोनों मैंने साथ में किया है, बाकी जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग। इसके अंदर देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश। ये भारत के कुल क्षेत्रफल में से देखा जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, फैला हुआ है। कितने, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दूसरी बात करें, सबसे बड़ा आता है, वो आता है कौन सा, मध्य का मैदान। तो मध्य के मैदानी विशाल भाग है, ये फैला हुआ है कितने, ये फैला हुआ है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वो कौन सा है, वो है मध्य का विशाल मैदान। तीसरा जो सबसे बड़ा आता है उसका नाम है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो है 6 लाख, कितना, 6 लाख वर्ग किलोमीटर। 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कौन सा भौतिक प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय विशाल मैदान। उसके बाद बात करें तटीय और द्वीपीय, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आता है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना आता है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है उसका नाम क्या है, तटीय या फिर द्वीपीय भौतिक प्रदेश। ये आ गई आपकी सामान्य की बातें। अब जो मैं आपको भौतिक प्रदेशों को अलग अलग छोटे छोटे उपभागों में डिवाइड करूंगा, ये बातें चाहे रीट का विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी हो, चाहे पटवारी का विद्यार्थी हो, कांस्टेबल का विद्यार्थी हो, चाहे एसआई का विद्यार्थी हो, वनपाल का विद्यार्थी हो, वन रक्षक का विद्यार्थी हो, किसी भी कंपटीशन जो क्या है सेंटर का, अगर भारत का अगर ज्योग्राफी आती है तो उसके अंदर मैं अभी जो उपविभाग बनाऊंगा वो आपको सिखाने के लिए, आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे की ओर चलता हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसे भी साफ कर देता हूं। ये देखो बात क्या रहती है, बात रहती है भारत के भौतिक प्रदेश। ये ठीक है, इसको हम प्रोवालों को भी साफ कर देते हैं एक बार के लिए। यहां पर सीधा लिख देते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश देखें भारत के कितने भौतिक प्रदेश बने थे, तो आपको बताता हूं भारत के भौतिक प्रदेश हमने कितने बनाए थे। मार्कर, ठीक है, ये ठीक चल रहा है थोड़ा सा। देखो कितने भौतिक प्रदेश बनाए हमने, 4 भौतिक प्रदेश बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, तो देखो पहला भौतिक प्रदेश बनाया जिसका हमने नाम क्या दिया था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या बनाया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश बनाया हमने उसका क्या नाम दिया, दूसरे भौतिक प्रदेश का नाम दिया मध्य का विशाल
मैदान। क्या बताया? मध्य का विशाल मैदान। तीसरे भौतिक प्रदेश की अगर चर्चा करते हैं तो वो आता है आपका कौन सा? तीसरा आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश। दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश। चौथे भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं तो चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है? जिसे आप कहोगे तटीय व द्वीपीय प्रदेश। ये थे आपके क्या? 4 भौतिक प्रदेश। इन 4 भौतिक प्रदेशों को अगर हम अलग अलग उपविभागों में डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आता है। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 उपविभागों में बांटा गया। कितने? 3 उपविभागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है आपका, जिसका नाम क्या है? सबसे पहले आता है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। दूसरा आता है, उसे हम कहते हैं क्या? दूसरे को कहते हैं हिमालय। क्या कहा जाता है? हिमालय। तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं क्या? पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो कहने का अर्थ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। पहला आया ट्रांस हिमालय, दूसरा आया हिमालय, तीसरा आया पूर्वांचल की पहाड़ियां। जो आपको ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय की थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। जैसे आपने नाम बताया, सुना होगा क्या? काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरी बात करिए तो हम कह सकते हैं लद्दाख श्रृंखला। कौन सी? लद्दाख श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? तो हम कहते हैं ट्रांस हिमालय का। या फिर हम बात करते हैं लेह, या फिर हम बात करते हैं जास्कर। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये किस हिमालय का भाग है? तो हम कहते हैं गुरुजी ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरी बात करते हैं हिमालय को कितने? हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया ऊंचाई के आधार पर। हिमालय को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। पहला आता है जिसे हम कहते हैं महाहिमालय। क्या कहते हैं? महाहिमालय, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है। दूसरे हिमालय की अगर हम बात करें तो उसका नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय। तीसरा जो हिमालय आता है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, उस हिमालय को हम कहते हैं बाह्य हिमालय। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। तो हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला महाहिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा कौन सा? बाह्य हिमालय। ट्रांस हिमालय की कुछ बातें बता दी। पूर्वांचल की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों की क्या है? जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा करेंगे उसमें आपको क्या है, इसकी विस्तृत बातें हम बताएंगे। बात चलती है मध्य विशाल मैदान की। तो मध्य का जो विशाल मैदान है, इस मध्य के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 2 उपविभागों में बांटा गया। कितने? 2 उपविभागों में। पहला आता है जिसे हम कहते हैं पश्चिम का विशाल मैदान। क्या कहते हैं? पश्चिम का विशाल मैदान। दूसरा है जिसे हम कहते हैं क्या? दूसरा कहते हैं पूर्वी का विशाल मैदान। क्या कहते हैं? पूर्वी का विशाल मैदान। एक आ गया पश्चिम का विशाल मैदान, एक आ गया पूर्वी का विशाल मैदान। पश्चिम के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया? तो पश्चिम के विशाल मैदान को भी ध्यान रखना 3 भागों में बांटा गया। पहला कहलाता है जिसे कहते हैं सिंधु का, क्या कहते हैं? सिंधु का मैदान। क्या कहते हैं? सिंधु का मैदान। दूसरा है जिसे कहते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान।
तीसरा जो मैदान आता है जिसे हम कहते हैं राजस्थान या फिर कह सकते हैं थार का मरुस्थल मैदान, थार का मरुस्थलीय मैदान, ये लगा देता हूं, मरुस्थलीय मैदान, राजस्थान या फिर थार का मरुस्थलीय मैदान। ये तीनों किसके भाग है? तो पश्चिमी विशाल मैदान के जो उपविभाग के अंदर बात करें तो मध्य विशाल मैदान के अंदर आते हैं। अगर बात करें पूर्वी के मैदान भाग की, तो पूर्वी के मैदान भाग को भी ध्यान रखना कितने भागों में डिवाइड किया गया? इसको किया गया 2 भागों में डिवाइड। पहला कहलाता है जिसे कहते हैं गंगा का मैदान, जहां जहां गंगा नदी बहती है वो कौन सा मैदान बन गया? गंगा का मैदान। दूसरा है उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो मैदान कौन सा कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाएगा। जहां गंगा बहती है वो गंगा का मैदान, इधर सिंधु बहती है वो सिंधु का मैदान। सिंधु के बाद में नीचे पंजाब हरियाणा का मैदान आ गया, यहाँ में यमुना नदी बहती है। उसके बाद थार का मरुस्थल वो आ गया राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। तो ये बात आ गई किसके? मध्य के विशाल मैदान की बात आती है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखना, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का पहला भाग आता है जिसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। पहला क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा आता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि। दूसरा क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि। तीसरा भाग आता है जिसे हम क्या कहते हैं? तीसरे भाग को कहते हैं हम दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। चौथा आता है उसे कहते हैं क्या? चौथे को कहते हैं पूर्वी पठारी भाग। पांचवा जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वी घाट। और छठा जो आता है उसे हम कहते हैं क्या? छठा कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। कहने का अर्थ मध्य का दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा भाग है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य विशाल मैदान का भाग नहीं है, किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी का भाग है। दूसरा मध्य की उच्च भूमि। तीसरा कौन सा आ गया? दक्कन का पठार। चौथा कौन सा हो गया? पूर्वी पठारी भाग। पांचवा कौन सा आ गया? पूर्वी घाट। और छठा कौन सा आ गया? पश्चिमी घाट। इसके अंदर बात करें तो गुरुजी अरावली की बातें सिर्फ चोटियों के 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इसको देखो, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। इसको देखोगे तो क्या अरावली, इस अरावली को कितने भागों में बांटा गया? अरावली को 3 भागों में बांटा गया। पहली कहलाती है उत्तरी अरावली दिशा के अनुसार, दूसरी आ गई मध्य अरावली और तीसरी कौन सी आ गई? दक्षिणी अरावली। ठीक है, बात करते हैं मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो मध्य उच्च भूमि की अगर चर्चा करूं तो मध्य उच्च भूमि को देखो, पहली कहलाती है जिसे कहते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार किस भौतिक प्रदेश का भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन से उप भौतिक प्रदेश का अंदर आता है? तो मध्य उच्च भूमि के, अरावली के अंदर नहीं आता मालवा का पठार। दूसरी बात करें मालवा के अंदर, इसी के अंदर देखा जाए तो मैं बता देता हूं, यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, या फिर कह सकते हैं बघेलखंड का पठार। यहां पर बघेलखंड का पठार। एक को लिखता हूं बेतवा का पठार। कौन सा पठार? बेतवा का पठार। ये सारे एक सारे किसके भाग है? हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि या फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग है। दूसरी बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आता है गुरुजी क्या? वो आता है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, ये भी ध्यान रखना इसी के अंदर ही आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगली आती है दक्कन के पठार की बात। तो दक्कन के पठार के अंदर कुछ महाराष्ट्र इसके अंदर भाग आता है, दक्कन का पठार भी महाराष्ट्र के अंदर, ये ध्यान रखना। इसके बाद में करता हूं दक्कन के पठार की चर्चा। तो दक्कन के पठार की बात बताऊं तो दक्कन का पठार पहला तो आ गया दक्कन का पठारी, जो कहां है, महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार के बाद में बात करता हूं तो आता है कौन सा, कर्नाटका का पठार। और कर्नाटका के पठार के बाद में आती है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ये 3 पठार किसके आते हैं, दक्कन के पठार के अंदर आते हैं। अगली बात करते हैं पूर्वी पठारी प्रदेश की बात। तो पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पहला तो आता है जिसको कहते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर, नागपुर का पठार। तीसरा आता है जिसे कहते हैं मेघालय का पठार, सॉरी दूसरा, तीसरा पठार आता है उसे कहते हैं हजारीबाग, बाग का पठार। चौथा आता है उसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं पूर्वी पठारी भाग के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, तो बात आती है अपने, दूसरा मार्कर लेता हूं। इसके बाद में बात करते हैं पूर्वी घाट के अंदर। तो पूर्वी घाट के अंदर जो बातें आती है कि पूर्वी घाट के अंदर कौन कौन से मैदान आते हैं, तो पूर्वी घाट में पहला मैदान आता है उसे कहते हैं उत्कल का मैदान। क्या कहते हैं, उत्कल का मैदान, ठीक है। दूसरा आता है उसे कहते हैं आंध्रा का मैदान। क्या कहते हैं, आंध्रा का मैदान, या फिर कह सकते हो कोकराना का मैदान। तीसरी बात आती है, इन दोनों को, उत्कल और आंध्रा के मैदान को कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, दोनों को साथ में। किसकी बात करूं, उत्कल के मैदान की या फिर आंध्रा के मैदान की बात करूं, दोनों को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तीसरा जो मैदान आता है उसे कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल का मैदान, जिसे तमिलनाडु का मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, वो आता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, शायद कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद नीचे दिख रहा होगा। देखो बात करते हैं कि किसकी, पश्चिमी घाट के मैदान की। तो पश्चिमी घाट के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो पहला आता है जिसे कहते हैं क्या, कोंकण का, सॉरी काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान। दूसरा आता है उसे कहते हैं कोंकण का तटीय प्रदेश। तीसरा आता है उसे कहते हैं कन्नड़। क्या कहते हैं, कन्नड़ का तटीय प्रदेश। और चौथा आता है उसे कहते हैं मालाबार, जिसे केरला कह सकते हो, मालाबार का तट। ये आ गई आपके किसकी बातें, ये आ गई आपके प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बातें, ठीक है। देखो अगली बातें, देखो अब क्या है, जो मैंने ये लिखा लास्ट वाले, क्या उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, या फिर काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, ये ध्यान रखना तटीय प्रदेश के अंदर भी मिले जाएंगे। यही तटीय प्रदेश के अंदर है, इसको क्या प्रायद्वीपीय के अंदर भी लेते हैं, लेकिन हम क्या है इसको ज्यादातर तटीय प्रदेश के अंदर पढ़ना है, क्योंकि तटीय का मैंने क्या है अलग लिखा है, इसका मतलब इसको किसके अंदर पढ़ेंगे, तटीय के अंदर अलग पढ़ेंगे। अगली बात बच्चे, और लास्ट द्वीपों के बच्चे, इसका आप इसका क्या है इसके शॉर्ट ले लो और नोट्स बना लेना इसी प्रकार से। आगे देखो, बना लिया होगा, ठीक। देखो आगे चलते हैं, तो रिवाइज कराऊं थोड़ा सा, वैसे रिवाइज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा बता दिया। पहला हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य विशाल मैदान। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के मैंने ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां बताई। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, या फिर कह सकते लद्दाख, लेह, जास्कर या शिवालिक, इस प्रकार की पहाड़ियां। हिमालय की बात करें, हिमालय की ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, सॉरी 3 भागों में। एक महा हिमालय, दूसरा कौन सा लघु हिमालय, तीसरा कौन सा बाह्य हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियों का अर्थ हो गया जो भारत के पूर्व राज्यों के जो पहाड़ियां, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। इसके बाद में मध्य विशाल के मैदान को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी विशाल मैदान और एक कौन, पश्चिम। पश्चिम के अंदर सिंधु का पढ़ा हमने पहले, दूसरा कौन सा पंजाब हरियाणा का, और तीसरा कौन सा पढ़ा था, राजस्थान का।
पूर्व के अंदर बात करें तो पहला गंगा का मैदान आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया। इधर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर पहली आती है अरावली पर्वतमाला, दूसरा आता है मध्य उच्च भूमि, तीसरा आता है दक्कन का पठार, चौथा आता है पूर्वी पठारी प्रदेश, पांचवा पूर्वी घाट और छठा आता है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जनगणना हम किसके अंदर, तटीय प्रदेश के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर लिखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको प्रायद्वीपीय के ही इसके अंदर शामिल किया गया है, तो इसको हम आप जो नोट्स बनाओ उसको तटीय प्रदेश के अंदर शामिल करना है। बात रहे इसकी क्या कि अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। मध्य उच्च भूमि की बात करें, मालवा, बुंदेलखंड, बेतवा, बघेलखंड या फिर महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। उसके बाद में बात करें दक्कन के पठार को, तो दक्कन का पठार है इसके अंदर, कर्नाटक का पठार है इसके अंदर, तेलंगाना का पठार है इसके अंदर, ठीक है। पूर्वी पठारी भाग के अंदर बात करें, पहला आता है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा आता है मेघालय का पठार, तीसरा आता है हजारीबाग का पठार और चौथा आता है दंडकारण्य का पठार। पूर्वी घाट के अंदर बात करें, पहला आता है उत्कल का मैदान, दूसरा आता है आंध्रा या फिर कोकरान का मैदान, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार भी कहते हैं, दोनों को ही, किसको, उत्कल और आंध्रा दोनों के मैदान को क्या कहा जाता है, कोकरान कहा जाता है। और लास्ट तमिलनाडु के मैदान को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, तो पहला आता है काठियावाड़ का मैदान, ठीक है, दूसरा आता है कौन सा, कोकण का मैदान, तीसरा आता है कन्नड़ का मैदान, चौथा आता है कौन सा, मालाबार का मैदान। इसके बाद में लास्ट बातें बची है द्वीपों की बची है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे की ओर बढ़ते हैं। किसकी बात बची है, द्वीपों की। भारतीय द्वीप समूह है। देखो द्वीप समूह के अंदर बात करें तो भारतीय द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक जिसे कहते हैं अरब सागरीय द्वीप, दूसरा कहते हैं बंगाल की खाड़ी द्वीप। खाड़ी द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, उन्हें बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहेंगे। अरब सागर में उन्हें क्या कहेंगे, अरब सागरीय द्वीप कहेंगे। बंगाल की खाड़ी द्वीपों को किस नाम से पहचानते हैं और अरब सागरीय द्वीपों को किस नाम से पहचानते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है उन्हें कहते हैं, सॉरी अरब सागरीय द्वीप है उन्हें कहते हैं लक्ष्य द्वीप समूह है। क्या कहते हैं, लक्ष्य द्वीप समूह है। इसे कहते हैं लक्ष्य द्वीप समूह, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, इसे बंगाली खाड़ी हो गया, इसे लक्ष्य द्वीप। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है और अरब सागरीय खाड़ी में, सॉरी अरब सागर के अंदर कितने द्वीप है, तो लक्ष्य द्वीप है ये है टोटल कितने, ये है 43 द्वीपों का एक समूह है। और जो बंगाल की खाड़ी के जो कौन से, सॉरी बंगाल की खाड़ी द्वीपों को हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप कितने हैं, तो इन द्वीपों की संख्या है 500 कितने 72 द्वीप है। ये कितने हैं, 572 द्वीप, ये कितने 43 द्वीप। इनके अंदर से देखें तो 36 द्वीप ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, जन आबादी निवास करती है। क्या करती है, जन आबादी निवास करती है। लेकिन अरब सागरीय द्वीपों के अंदर बात करें, मात्र 11 द्वीप ऐसे हैं जिनके अंदर क्या करती है, जन आबादी निवास करती है। क्या करती है, जन आबादी निवास करती है। इनकी लक्ष्य द्वीपों की राजधानी क्या, लक्ष्य द्वीप की राजधानी है वो है कौन सी, इनकी राजधानी है वो है कवारती। कौन सी राजधानी है, कवारती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी का नाम है क्या, इनकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर।
तो इसका मतलब ये था आपका भारत के द्वीप समूहों की जो सामान्य एक चार्ट के माध्यम से मैंने बना। इसको आप क्या एक बार चार्ट, एक बार बनाना, 2 बार बनाना, 3 बार बनाने के बाद में आपको भौतिक प्रदेश खुद को याद हो जाएंगे, खुद आप पढ़ाने के लिए रियल में तत्पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे की बातें अगली क्लास के लिए हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या फिर किस भौतिक प्रदेश को लेकर आते हैं वो विस्तृत बातें हम अलग से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।